नमस्कार दोस्तों। दिन था 8 नवंबर 2016 और घटना थी नोटबंदी की, जिसने पूरे हिंदुस्तान को हिला के रख दिया। जब यह घटना हुई तो लोगों के जहन में आया कि सर ऐसा कोई सिस्टम हो सकता है क्या कि अचानक ऐसी घटनाएं ना हो, या बैंकिंग से रिलेटेड और भी समस्याएं जैसे कि ट्रांजैक्शन का फेल हो जाना, पेमेंट फेल हो जाना, या ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड जो है वो आसानी से कोई भी ट्रेस कर लेना या आसानी से थेफ्ट हो जाना। तो ऐसी कुछ समस्याएं हैं और इन समस्याओं का समाधान हो सकता है क्या? तो हाँ दोस्तों, ऐसे ही समस्याओं का समाधान के लिए बनाया गया था ब्लॉकचेन। तो आज का सेशन होगा ब्लॉकचेन पे और कैसे ब्लॉकचेन काम करता है और ये बैंकिंग एंड फाइनेंस को कैसे इंपैक्ट करता है। दोस्तों, मेरा नाम है विवेक पांडे, स्वागत है अड्डा 247 के प्लेटफॉर्म पे और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लॉकचेन एंड देयर फंक्शनिंग और हाउ टू इंपैक्ट बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो चलिए बात करते हैं। ब्लॉकचेन नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपल सा एक टाइप का एक डेटाबेस है। ठीक है, डेटाबेस नहीं कह के हम लेजर कहें तो बहुत अच्छा शब्द होगा। ये ब्लॉकचेन क्या है? लेजर है। लेजर कहने का तात्पर्य क्या है दोस्तों? जैसे एक बही खाता हम लोग कहते हैं, फाइल कहते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे स्टोर कीपर क्या करते हैं, अपने सारे ट्रांजैक्शन का एक फाइल बनाकर एक लेजर बना के रखते हैं। तो सेम काम जो है वो यहाँ पे भी होता है। ठीक है, यहाँ पे भी क्या होता है, वो आपके सारे ट्रांजैक्शन का एक रिकॉर्ड रखा जाता है। तो चलिए इसके बारे में विस्तार से जिक्र करते हैं, ब्लॉकचेन क्या है और ये कैसे काम करता है। तो सिंपल से एक पॉइंट यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ब्लॉकचेन है क्या? तो ये क्या है? ब्लॉक्स ऑफ डेटा है दोस्तों। इसे हम लोग क्या कहेंगे? तो इट्स अ ब्लॉक ऑफ डेटा। ये बहुत सारे डेटा का एक ब्लॉक बनता है। ठीक है, और इसमें होता है क्या? तो दोस्तों इसमें होता है क्या? तो इसमें आपके इंफॉर्मेशंस होते हैं। ठीक है, कैसा इंफॉर्मेशन होता है वो हम यहां पे अब डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, ये वो समस्या है जो मैंने आपको बताया था कि आपका पेमेंट फेल हो जाना और आपका कॉन्फिडेंशियल डेटा का भी चोरी। ये भी हमारे साथ होता है कि बहुत सारे कॉन्फिडेंशियल डेटा है जिसका हमारा क्या होता है, थेफ्ट हो जाता है। डेटा चोरी करना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है हमारे देश विश्व के लिए। डेटा चोरी हो जाना, जिससे बहुत सारा इंफॉर्मेशन लीक हो जाना, और वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक को और हर फॉर्म में देश को नुकसान ही पहुंचाता है। डेटा इज़ वेल्थ, हर जगह कहते भी हैं, पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं। तो सही में डेटा बहुत बड़ा वेल्थ है। तो डेटा को कैसे सिक्योर रखा जाए? पहले तो डेटा चलो भाई एक मैनुअली था कि फाइल हम लोग कॉपी में नोट डाउन करके रखते थे जब स्टार्टिंग के दौर पे। फिर कंप्यूटर आया तो कंप्यूटर में आपने एक्सेल में भी डेटा रखा होगा, ये भी आपने सुना होगा, एक्सेल में भी डेटा रखा जाता है। एक्सेल से थोड़ा सा बढ़ा तो डेटाबेस MS एक्सेस, ओरेकल, MySQL, SQL सर्वर जैसे डेटाबेस पैकेज आए जिसमें डेटा को और अच्छे से संभाल के रखा जाता है। तो यहाँ तक तो ये इवैल्यूएशन हो चुका था, लेकिन अभी भी जो समस्याएं बनी है वो समस्या बनी है डेटा सिक्योरिटी की। तो इन्हीं डेटा को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए जन्म दिया गया ब्लॉकचेन का। तो ब्लॉकचेन के बारे में आप सिंपल सा कह सकते हैं ये क्या है दोस्तों? तो ये हमारा है टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर कंटेंट लिस्ट। ठीक है, ये क्या है? एक ऐसा लेजर है जिसमें ग्रुप्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, ग्रुप्स ऑफ रिकॉर्ड हमारा इसमें होता है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, मैंने बताया दोस्तों कि नोटबंदी की समस्याएं, नोटबंदी हमारे यहाँ जो हो पाया वो क्यों हो पाया उसको समझते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों सिंपल सा बात मैं आपको बता दूं, नोटबंदी हमारे देश में इसलिए हो पाया क्योंकि हमारे यहाँ पे जो डेटा सिस्टम है या करेंसी बनाने का जो सिस्टम वो सेंट्रलाइज सिस्टम है। ठीक है, करेंसी बनाने का जो सिस्टम है वो सेंट्रलाइज सिस्टम है। सेंट्रलाइज कहने का मतलब वो RBI के पास ऑथोरिटी है कि वो नोट छापती है, वही छाप सकता है, वो जितने का चाहे नोट छाप सकती है बाय द ऑथराइजेशन ऑफ गवर्नमेंट। वो ही नोट छापती है, वो जब चाहती है बंद कर देती है, जब चाहती है प्रिंट कर देती है। तो ये क्या है? तो ये एक सेंट्रलाइज सिस्टम है। और सेंट्रलाइज का ही उल्टा होता है डिसेंट्रलाइज सिस्टम, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर पे काम करती है। डिस्ट्रीब्यूटेड कहने का मतलब है कि वहां पे करेंसी कोई एक आदमी के हाथ में नहीं है, किसी एक संस्था के कंट्रोल में है, वहां डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर में है, जिस पे काम करता है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी का आप देखते होंगे कि वैल्यूएशन हमेशा फ्लक्चुएट कर रहा है। ठीक है, कभी कुछ वैल्यू है, कभी कुछ वैल्यू। बिटकॉइंस उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है, और भी बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी बने हुए हैं। तो ये फ्लक्चुएशंस हैं उसके वैल्यूएशन में। ऐसा क्यों हो पा रहा है? क्योंकि वो क्रिप्टो करेंसी जो है वो बना किस में है दोस्तों? तो वो बना है हमारा किस पे?
तो ब्लॉकचेन के कॉन्सेप्ट पे बना है और वो एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। डिसेंट्रलाइज सिस्टम कहने का मतलब क्या होता है कि उसका जो कंट्रोलिंग होता है सिर्फ एक जगह से नहीं होता है, वो मल्टीपल नोड से उसका कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, चलिए विस्तार से इसमें जिक्र करेंगे। यह है, आप समझ सकते हैं, मैंने बताया कि ब्लॉकचेन क्या है दोस्तों, तो एक लाइन में इसके बारे में आप लिख सकते हो यहां पे, एक सेकेंड। अगर ब्लॉकचेन के बारे में हम कह दें तो इसे एक फाइल कहें, लेजर कहें, कोई बात नहीं, ठीक है, या इसे हम लोग डेटाबेस भी कहें, कोई बात नहीं दोस्तों, ठीक है। अब ये डेटाबेस कैसा डेटाबेस है, ठीक है, तो ये सिक्योर डेटाबेस है। ये कैसा डेटाबेस है, तो ये सिक्योर डेटाबेस है। इसमें डेटा कैसा रहता है दोस्तों, तो इसमें डेटा जो है वो ब्लॉक्स के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है दोस्तों, तो डेटा हमारा ये ब्लॉक्स के फॉर्म में होता है, ठीक है, यानी कि छोटे छोटे ब्लॉक्स के फॉर्म में, ये एक ब्लॉक हो गया और ये एक ब्लॉक हो गया और ये ऐसे करके ये बहुत सारे ब्लॉक्स में क्या होता है, तो इंफॉर्मेशन होता है और ऐसे ब्लॉक्स को क्या किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है, तो इसीलिए इसका नाम बनता है ब्लॉकचेन। इसीलिए इसका नाम बनता है ब्लॉकचेन। अब सवाल ये आएगा सर कि ये क्या है ना, बड़ा अटपटा टाइप का लग रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये ब्लॉक क्या है, ये डेटा ब्लॉक में क्यों रखेगा। तो अब इन बातों को थोड़ा अपने निजी जिंदगी में डाल के देखिए दोस्तों। मैं आपको बता दूं अभी क्या है दोस्तों, अभी क्या है कि अगर ए से बी अगर किसी बैंक से पैसा ट्रांसफर हो रहा है तो बीच में कोई थर्ड पार्टी आती है, ठीक है, कोई थर्ड पार्टी आती है जो दोनों के डेटा का, दोनों का ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल करता है, दोनों का ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल करता है। सेंट्रलाइज सिस्टम है भाई। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ गया, यानी कि कोई दिक्कत आ गई या सर्वर डाउन है या एक ही सिस्टम पे सब लाई किया गया है, कोई सिस्टम डाउन है, सर्वर डाउन है, तो वो हमारा क्या होता है, पेमेंट हमारा फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये सेंट्रलाइज किसी थर्ड पार्टी पे ये लाई करता है। सर कुछ ऐसा सिस्टम हो सकता था क्या कि नहीं, कोई एक आदमी कंट्रोल नहीं कर पाए, मल्टीपल आदमी कंट्रोल कर पाए। आदमी कहने का मतलब नोड, सिस्टम, एक जगह उसका रिकॉर्ड नहीं हो, मल्टीपल जगह उसका रिकॉर्ड हो पाए। अब बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। अगर ये ट्रांजैक्शन हो भी रहा है, ये ट्रांजैक्शन हो रहा है, यहां से यहां ट्रांजैक्शन हुआ, बी से सी ट्रांजैक्शन हुआ, सी से डी ट्रांजैक्शन हुआ, डी से ई ट्रांजैक्शन हुआ, ये जितने भी ट्रांजैक्शन है वो सब एक जगह स्टोर रहे और ऐसा स्टोर रहे कि भाई साहब इससे छेड़छाड़ करना बहुत मुश्किल है, यानी कि कोई एक मालिक बन के नहीं रह सकता है। ऐसा हो सकता है क्या? तो यस सर, ऐसा हो सकता है और इसी का जवाब है हमारा ब्लॉकचेन। तो मैंने आपको क्या बताया, ब्लॉकचेन में क्या होता है, डेटा जो है एज अ ब्लॉक के फॉर्म में रहता है, ठीक है, एज अ ब्लॉक के फॉर्म में होता है। हर ब्लॉक में क्या होता है, तो डेटा होता ही है, डेटा होता ही है। डेटा मतलब कहने का मतलब आपका ट्रांजैक्शन डिटेल, ट्रांजैक्शन डिटेल, ठीक है, और हर ब्लॉक का एक हैश होता है। हैश कहने का मतलब इसकी एक आइडेंटिटी होती है। आइडेंटिटी यानी एक आईडी समझ लो, जैसे हमारा आधार नंबर हो गया। उसी तरह हर ब्लॉक के अंदर अब क्या है कि अगर मान लो कि मैंने ए से बी को पैसा ट्रांसफर किया तो वो इस ब्लॉक में स्टोर हो गया। ए से बी को ट्रांसफर किया तो यहां पे स्टोर हो गया। ये ट्रांजैक्शन डिटेल मेरा ब्लॉक नंबर ए में है, ठीक है, और इसका हैश कुछ भी समथिंग है। उसी तरह फिर मान लो वो पैसा बी से सी में गया तो वो बी से सी का ट्रांजैक्शन डिटेल इस ब्लॉक में है और इसका भी कुछ हैश वैल्यू है, यानी कि उसकी आइडेंटिटी है। उसी तरह एक और ट्रांजैक्शन हुआ सी से डी में और वो कहाँ है, तो वो किसी और ब्लॉक में। तो ऐसे करके आप जितना भी ट्रांजैक्शन किया है, जितना भी आपका ट्रांजैक्शन इंफॉर्मेशन है, सब अलग अलग ब्लॉक्स में सेव है, सब अलग अलग ब्लॉक्स में सेव है और सब अलग अलग, और हर ब्लॉक्स की एक अलग अलग आइडेंटिटी है, ठीक है। अब इससे फायदा ये होगा कि कोई एक अगर कोई मान लो इन केस की अगर कोई एक चाहे कि नहीं मैं इस ब्लॉक को हैक कर लेता हूं, इस सिस्टम को हैक कर, मान लो ये ब्लॉक किसी नोड में यानी किसी कंप्यूटर में स्टोर रहा होगा, इसे हैक कर लेता हूं, तो संभव है क्या? अगर आपने इसको हैक कर लिया, मान लेते हैं इसको मैंने हैक कर लिया, इसको हैक कर लिया, जैसे इसका हैक करोगे, इसका डेटा के साथ कुछ छेड़छाड़ करोगे कि नहीं भाई ए का पैसा बी को गया ना, तो मैं इसे बी का पैसा ए को बना देता हूं, तो ये काम जैसे करना चाहोगे तुरंत इसका हैश वैल्यू चेंज हो जाएगा। अब हैश वैल्यू चेंज होगा तो फिर भाई आगे का सीरीज खराब हो जाएगा, ठीक है।
आगे की सीरीज खराब हो जाएगी, हैश वैल्यू तुरंत इसकी आइडेंटिटी चेंज होगी। तो एक में जैसे छेड़छाड़ होगा सबको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, नहीं भाई एक में कुछ गड़बड़ हो रहा है, ठीक है, एक में कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो एक में जब गड़बड़ हो जाएगा तो सबको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा और वो क्या होगा, सबकी हैश वैल्यू यहाँ जो है वो उसका चेंजेस आ जाएगा। और जब एक की हैश वैल्यू चेंजेस आ गई तो आगे में भी दिक्कत होगा। आगे दिक्कत क्यों होगा वो बता देते हैं। इसलिए होगा क्योंकि हर ब्लॉक, जैसे ये ब्लॉक है तो ये ब्लॉक में एक अपना हैश वैल्यू तो है ही, एक इसका अपना हैश वैल्यू तो है ही, साथ ही साथ ये प्रीवियस नोड का भी हैश वैल्यू रखता है। यानी कि ये ब्लॉक जो है इसमें एक अपना एड्रेस तो है ही, साथ ही साथ प्रीवियस वाला जो ब्लॉक है उसका भी एड्रेस ये रखा हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि अगर ब्लॉक का एड्रेस चेंज हो या किसी एक का भी एड्रेस चेंज होगा तो सब में प्रभावित होगा कि नहीं, सब में प्रभावित होगा। इसी वजह से इसको हैक करना, ट्रैक करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ठीक है। इसको क्या करना है, मतलब ट्रैक हम चाहेंगे कि नहीं सर हम ऐसा करते हैं ना, इसमें ये होता है हाँ, अगर आप 51% ब्लॉक्स को, अगर मान लो करोड़ों अरबों ब्लॉक्स बने वहां पे, अगर आप 51% ब्लॉक्स के साथ अगर छेड़छाड़ करने में सक्षम हो तो आप ये काम कर सकते हो। लेकिन वो क्या है, इम्पॉसिबल है, वो मतलब असंभव वाली बात है। एक को करने में मान लो आपको 10 मिनट या 15 मिनट का समय लग गया, ऐसे करोड़ों अरबों ब्लॉक्स हैं, कहाँ आप छेड़छाड़ कर पाओगे। तो ये इम्पॉसिबल काम है कि हर ब्लॉक के साथ हम वो छेड़छाड़ कर पाए, ठीक है। अगर इसका डिसएडवांटेज कहें तो डिसएडवांटेज वही है कि भाई अगर 51% कर दिया जाए जो असंभव है और ये महंगा है, वो तो चलो बात की चीज़ है। तो दोस्तों ये ब्लॉकचेन है, इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है और क्रिप्टो करेंसी जो है वो इसी पर बेस्ड है। क्रिप्टो करेंसी जो है वो इसी पे बेस्ड है। अभी क्या होता है, क्रिप्टो करेंसी का देखते हो कि वैल्यूएशन हमेशा चेंज हो रहा है, ठीक है। ए के पास से बी के गया, बी के उसका वैल्यूएशन हमेशा कहा जाता है कि भाई 2009 में सतोशी नाकामोटो जो है इन्होंने क्रिप्टो करेंसी लाया था और इस समय अगर कोई बिटकॉइंस खरीदता अभी करोड़पति बन जाता है, ऐसा लोग कहते भी हैं, ठीक है। और ये सच्चाई भी है, बिटकॉइंस की वैल्यू इतनी बढ़ गई है। तो दोस्तों ये क्यों हो पाया, क्यों इसलिए हो पाया क्योंकि जितने भी ट्रांजेक्शन हो पाए, हर ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड वहाँ पर रखा गया। चूंकि फ्लक्चुएट मनी थी तो मार्केट के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यूएशन है वो आपकी इंक्रीज करती गई, ठीक है। तो इसी वजह से ये सब हो पाया। तो दोस्तों यही है ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट। ब्लॉकचेन क्या है, तो सिंपल सा बात है, ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड्स यहाँ रहते हैं। यानी एक तरह का फाइल है जिसमें क्या होता है, हर तरह के ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखा जाता है। और किस फॉर्म में, तो ब्लॉक के फॉर्म में। किस फॉर्म में, ब्लॉक के फॉर्म में। उस ब्लॉक बहुत सारा ब्लॉक जुड़ के बना हुआ है, इसलिए इसका नाम पड़ा ब्लॉकचेन। बहुत सारा ब्लॉक जुड़ के बना है इसलिए इसका नाम पड़ा ब्लॉकचेन। और हर ब्लॉक की एक अपनी आइडेंटिटी होती है जिसे हैश कहते हैं, और डेटा तो उसका होता ही है, डेटा दैट मीन्स ट्रांजैक्शन वैल्यू, ठीक है। और हर ब्लॉक में एक हैश होता है और साथ ही साथ वो प्रीवियस ब्लॉक का भी हैश वैल्यू है वो स्टोर रखता है, ठीक है। इस वजह से इसके साथ छेड़छाड़ करना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। तो ये तो इसका काम करने का मैकेनिज्म है, ये काम ऐसे करता है। अब चूंकि ये डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर में है, यानी कि इसका मालिक एक नहीं है, हर जगह से इसे कनेक्टेड है, हर कोई इसका मालिक है, तो इसके साथ ट्रैम्पिंग करना, इसके साथ छेड़छाड़ करना वो कहीं ना कहीं नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। फायदा कहाँ मिलेगा दोस्तों, अगर मेरा अभी क्या है, अभी बैंकिंग का डेटा मान लीजिए किसी सेंट्रल सर्वर में रखा गया है, ठीक है। सेंट्रल सर्वर में अगर इन केस वो सर्वर बंद हो जाए, ठीक है, तब क्या होगा, सारा सिस्टम बंद हो जाए। यानी एक सेंट्रल कंट्रोलिंग पावर है वहां पे, ठीक है। इस वजह से क्या होता है कि अगर वो इंपैक्ट किया तो बाकी सारा डिस्ट्रीब्यूटेड पैटर्न है, जितना भी क्लाइंट है वो भी हमारा इफेक्टेड हो जाता है। लेकिन वहां किसी सेंट्रल जगह पे डेटा रखा गया है, अगर मान लो सेंट्रल सर्वर ही हैक हो जाए तो किसी का भी ट्रांजैक्शन कोई भी और ये होता भी है भाई, किसका ट्रांजैक्शन कोई भी ट्रेस कर लेता है। वहां पे आपको एक या दो ही सिस्टम को हैक करना, लेकिन यहां पे आप करोड़ों नोड्स को हैक करोगे तब वो सारा ट्रांजैक्शन का डिटेल आप ले पाओगे, ठीक है। अब क्या है, ये तो हो गया इसकी सिक्योरिटी पर्पज से खास है। दूसरा, ये ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। यानी हर कोई, ये जो ट्रांजैक्शन डिटेल्स हो रहा है ये हर नोड्स में इसका मतलब इंफॉर्मेशन स्टोर हो रहा है, तो हर कोई इसको देख सकता है भाई कि ये सच में ये ट्रांजैक्शन हुआ है, कोई चीज़ वहाँ पे हिडन नहीं, क्योंकि एक उसका मालिक है नहीं, ठीक है। दो चीज़ें। तीसरी बात अगर मैं बताऊँ कि ठीक है सर ये सिक्योर है, सिक्योर तो है, बहुत अच्छा बात, लेकिन ये हमारे बैंकिंग सिस्टम को कैसे प्रभावित करेगा ये तो आप बता दीजिए। नोटबंदी चूँकि भारत का इशू था तो यहाँ पे वो करेंसी फॉर्मेशन सिस्टम जो वो सेंट्रलाइज है, आरबीआई ही बनाती है वहाँ पे, तो इस वजह से
इस वजह से वो काम हो पाया। अगर वो क्रिप्टो करेंसी अगर रहती तो वो हो नहीं पाता, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी क्या है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर में है, ठीक है। तो ये इस मैकेनिज्म में काम करता है दोस्तों। और ब्लॉकचेन है, ब्लॉकचेन इंप्लीमेंट हो चुका है, ये डेटाबेस है, वो मार्केट में आ चुका है। आप फील करते हो, कहाँ पे फील करते हो, तो हमारा ई सिग्नेचर जो है, ई सिग्नेचर बहुत पता है, आजकल बैंक में भी बहुत सारा कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, बहुत सारा कंपनी सेटलमेंट्स हो रहे हैं, बहुत सारा मर्जिंग वाले, जो भी इंडिया की कंपनी अमेरिका के साथ अगर टाई अप कर रही है, मर्जिंग कर रही है, तो उस जगह पे ई साइन, इवन कि ई केवाईसी भी आपने सुना होगा, आपने ये फील भी किया होगा, ई केवाईसी हो रहा है। तो आप सोचो, अगर ई केवाईसी और ई साइन अगर एक जगह रहे तो कोई भी मेरा साइन बदल दे, ठीक है, बहुत सेंसिटिव बात है। मेरा एक साइन ले ले भाई, मैं चेक, कहीं भी चेक बना ले, मेरा पूरा पैसा विड्रॉ कर ले, हो सकता है। लेकिन ई केवाईसी, ई साइन, ई नोटरी सिस्टम जो अभी हम लोग यूज कर रहे हैं, उसका जो डेटाबेस है वो किस पे आधारित है, तो वो ब्लॉकचेन पे आधारित है दोस्तों, ठीक है। इस वजह से उस डेटा के साथ टैंपरिंग जो है वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ये इसकी खासियत है। दूसरा, ये सिस्टम जब फुल्ली इंपैक्ट हो जाएगा, जब फुल्ली, थोड़ी महंगा है ये चीजें, जब ये फुल सिस्टम में आ जाएगा तो सिक्योरिटी सिस्टम और टाइट हो जाएगा, डेटा मैनेजमेंट सिस्टम है वो और टाइट हो जाएगा। टाइट होने कहने का मतलब क्या है कि डेटा जितना सिक्योर रहेगा वो डेटा जितना ज़्यादा सिक्योर है, वो क्या है, क्लाइंट पे उतना ज़्यादा भरोसा आता है, ठीक है। और जैसे मैंने स्टार्टिंग बोला कि डेटा इज़ वेल्थ, भविष्य में यही, और अभी भी है, जिसके पास डेटा ज़्यादा है और उसी के पास, आपके पास क्लाइंट ज़्यादा है, उसके पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा है, और वो उतना अपने बिजनेस को स्प्रेड कर पाता है। तो ब्लॉकचेन के फॉर्म में अगर डेटा है तो वो सिक्योर है, उससे टैंपरिंग की संभावना है वो बहुत कम होती है। बैंकिंग सिस्टम की अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, तो ये वो सिस्टम है जहाँ पे हमें इम्पैक्ट करेगा। हमारा क्या होगा, तो याद रखिएगा, ट्रांजैक्शन सिस्टम, फास्टर पेमेंट हो जाएगा, थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन वाला सिस्टम। अगर ये ट्रांजैक्शन डिटेल ब्लॉकचेन में आ जाए पूरा, तो ये थर्ड पार्टी का सिस्टम ही खत्म हो जाएगा, मेन टू मेन, पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो पेमेंट सिस्टम है वो ज़्यादा फास्ट हो जाएगा वहाँ पे मेरा। दूसरा, रेजिंग फंड, ठीक है, रेजिंग फंड हम लोग आसानी से, फंड रेजिंग जो होगा वो, क्योंकि डेटा जो है वो एक ऐसा मैनर में है कि हमें किसी से वेरिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है, तो हम लोग फंड रेज वाला काम है वो ज़्यादा तेज़ी से काम किया जा सकता है। फास्ट सेटलमेंट एंड क्लियरेंस, अभी चेक क्या है, अगर आपने चेक या ड्राफ्ट डाला है तो क्लियर होने में 1 दिन 2 दिन का समय लगता है, बैंक बंद है तो और टाइम लगता है, तो चेक क्लियरेंस में भी टाइम लगता है, लेकिन वो चीज़ें और फास्ट होती है विद द हेल्प ऑफ ब्लॉकचेन डेटाबेस। तीसरा है ट्रेड फाइनेंस, ट्रेडिंग में भी यह मदद करता है। ट्रेडिंग का जो सिस्टम, अगर मेरे पास रियल टाइम रिलेवेंट डेटा है तो हम आसानी से ट्रेड कर सकते हैं ना। अगर मुझे एक्चुअल में पता है कि नहीं भाई, इस शेयर की वैल्यू इतनी ही है, उसे एक आदमी, शेयर का वैल्यू अगर घट रहा है बढ़ रहा है तो उसकी जानकारी सिर्फ एक जन को नहीं है, ठीक है। अभी मान लो टाटा का शेयर अगर बढ़ रहा है तो सिर्फ टाटा ही क्यों जाने भाई, क्यों बढ़ रहा है, सबके बारे में मालूम होना चाहिए कि टाटा ने ये खरीदा, इसको यहाँ से बेचा, इसको यहाँ से खरीदा, इस वजह इसका शेयर में वैल्यूएशन जो है वो वेरिएशन आ रहा है। तो वो अगर आ जाएगा ग्लोबली तो वो, इससे क्या होगा, तो ट्रेडिंग सिस्टम भी वो फास्ट हो जाएगी। लोन सिस्टम, अभी क्या है, अगर हमें लोन चाहिए, वैसे बहुत सारे ऐप है जो 1 क्लिक पे लोन दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ब्लॉकचेन पे वो इंप्लीमेंटेड है, ठीक है। आप देखते हो ना, एक ज़माने में लोन क्या था भाई, आप घर का पेपर दो, खेत बाड़ी का सबका पेपर दे दो भाई, तो जाके आपके लोन है वो फाइनेंस हो गया। अभी क्या है, ये पेपर दो, ये सैलरी स्लिप दो, तब जाके लोन है। अब क्या है, बहुत सारे ऐप में आप देखते होगे लोन 1 क्लिक पे लोन दे रहा है। तो ऐसा थोड़ी ना वो बेवकूफ़ है कि आप 1 क्लिक करना, दैट मीन्स आपका डेटा, जैसे आधार कार्ड पैन नंबर अंदर गया, आपका सारा डेटा निकाल लिया। और चूंकि उसने ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करके आपका डेटा रखा है, तो आपके सारे ट्रांजैक्शन को भी वो आसानी से देख सकता है, नहीं भाई इसका ना सही चल रहा है सब मामला, तो भाई इसे 1 क्लिक में लोन दे दो, ठीक है। तो वो टेक्नोलॉजी भी आ चुकी है, दैट मीन्स हमारा लोन एंड क्रेडिशन सिस्टम है वो हमारा फास्ट हो जाएगा। कहीं का मतलब ये है कि जैसे ही ब्लॉकचेन सिस्टम बैंकिंग सिस्टम में इंसर्ट करेगी, हमारा क्या होगा, सिक्योरिटी सिस्टम और ट्रांजैक्शन सिस्टम है वो हमारा फास्ट हो जाएगा। यह है इसका सारांश ब्लॉकचेन का। मैं उम्मीद करता हूं एक अच्छा इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर किया होगा अबाउट द ब्लॉकचेन। कैसा लगा ये सेशन मुझे ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ अपना फुटबॉल रिव्यू भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसके बाद भी आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि मैं और रिलेवेंट टॉपिक है वो आपके साथ लेके आऊँ। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।